ये जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम हम लोग वृंदावन के मीराबाई मंदिर में। आशीष जी की खासियत ये है कि वो मीराबाई के मंदिर में ही अपना रियाज करते हैं। आपने कब से कथक शुरू किया, क्यों आपने कथक को ही चुना? मैंने कथक की तालीम ली डॉक्टर विधि नागर जी और प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में। मुझे ये बताइए कि आज के प्रसंग में अगर हम देखें तो कथक जो नृत्य कला है उसकी कितनी एक्सेप्टेंस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कितना मानते हैं लोग और कितना करना चाहते हैं? ये शास्त्रीय नृत्य जो है ये मंदिरों से ही इसका उद्गम हुआ है, ये मंदिरों से ही निकला है। पंडित रविशंकर जी देश में क्यों नहीं थे, विदेश चले गए थे। बिस्मिल्लाह खान साहब थे, गिरिजा देवी जी, किशन महाराज जी, ये लोग दृढ़ निश्चयी थे, लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो थोड़ा सा हमारे देश में संगीत बचा क्योंकि डर था। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय में गुरु शिष्य परंपरा कितनी रेलेवेंट है? गुरु से आपने जो भी सीखा है, आपका अपना दायित्व है उनके लिए ईमानदार रहना, बाकी तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा अभी कहीं ना कहीं विलुप्त होती सी नजर आ रही है। और हमारे क्षेत्र में कथक गुरुओं में महिलाओं का भी बहुत योगदान रहा है। पर एक कलाकार जो बरसों से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से मेहनत कर रहा है, उसकी न्यूज नहीं बना सकते ये लोग, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी। अब देखिए, उनसे अच्छे आप यहाँ फॉरेनर्स को देख लीजिए, आपके शरीर का एक अंग नहीं दिखेगा, वो इतने अच्छे से वो साड़ियाँ पहनती हैं। हमारे यहाँ वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो बॉलीवुड कथक आप जिसको कहते हैं और जो आपका कथक है जो आप फॉलो, उसमें फ़र्क क्या है? आपका कथक उससे कैसे अव्वल आता है? फिल्मी गाने पे कथक करना ये तौहीन टाइप का है। मतलब ठीक है, कुछ स्टेप्स आप यूज कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल आपने कथक को कसरत बना दिया। रुद्र रूप भी कथक में होता है? हाँ, शिव तांडव, हाँ हाँ हाँ। ओम डिमिक डिम डमरू बाजे, गिरि कैलाश शिखर पर साजे, डिमिक डिम ध्वनि मृदंग बाजे। बाद में जब आपने कथक करने का फैसला लिया, निर्णय लिया, क्या आपके परिवार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, क्योंकि पुरुष का नृत्य में जाना और ज़्यादा मुश्किल होता है? अच्छा, आपने मीराबाई के मंदिर को ही क्यों चुना अपना रियाज करने के लिए? थी मुझे भी यहाँ भी कभी कभी लोग 10 रुपये ऐसे 20 रुपये देते, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है ये आशीर्वाद है, ये लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, बस ऐसे ही। और 2016 में जब मैं आया ना, तो मैं कई जगह दर्शन करने गया, मुझे ये जगह ज़्यादा आकर्षित की। और बाबा का बड़ा ही प्रेम था। आज बाबा नहीं है, आप इस मामले में मैं आपको भाग्यशाली नहीं मानता। बाबा होते तो आपको बहुत और सारी चीज़ें आपको जानने को प्राप्त होती। नमस्कार, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और ये जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम हम लोग वृंदावन के मीराबाई मंदिर में करने आए हैं। और मेरे साथ इस बार स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है आशीष जी। और आशीष जी कथक नृत्य के बड़े कलाकार हैं। और आशीष जी की खासियत ये है कि वो मीराबाई के मंदिर में ही अपना रियाज करते हैं। ये सबसे खूबसूरत बात हमें लगी, इसलिए हम आपको कवर करने आए हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी पे ही आपको हम लोग अपने चैनल पे लेके आना चाहते थे। तो आशीष जी, थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए कि आपने कब से कथक शुरू किया, क्यों आपने कथक को ही चुना? कथक मैंने बचपन से ही, चूँकि हमारा जो राजपूत परिवार था और संगीत का बहुत शौक था दादाजी को, तो एक आयोजन हुआ था जिसमें नृत्य का कार्यक्रम हुआ था और सारे बनारस के बड़े बड़े कलाकार उसमें थे। बागेश्वरी देवी जी थी, सरला नारायण सिंह जी बनारस घराने की कथक डांसर वो थी। तो एक आयोजन हुआ और दादी ऐसा बताती थी मुझे कि उन्होंने गोद में लेके खोली का बहुत ही सुंदर नृत्य किया था राधा कृष्ण का। तो मुझे ऐसा लगता है वहीं से मेरे अंदर एक अंश आ गया। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं ऐसे मटकता रहता था घरों में। दादी जैसा बताती थी, टीवी में गाने आने लगते थे तो तुम नृत्य करने लगते थे। हमने कहा ठीक है। फिर जैसे बड़ा होता गया तो मेरा रुझान कथक की तरफ ही होता गया। मतलब मंदिरों में, वहाँ बनारस में चूंकि मंदिरों का शहर है, तो वहाँ जो परफॉर्मेंसेज होते थे कथक के, मैं वही देखने आता था। फिर घर आके उसको प्रैक्टिस करता था। तो फिर मैं जब बड़ा हुआ तो फिर पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द हैं संगीता सिन्हा जी बनारस में, उनके पास मैंने सीखना शुरू किया। 6 साल मैंने वहाँ सीखा। फिर BHU में संगीत एवं मंच कला संकाय में मैंने कथक की तालीम ली डॉक्टर विधि नागर जी और प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में। और मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली, चाइना गया। फिर उसके बाद अचानक से ऐसे भागवत सुनते हुए इच्छा हुई कि वृंदावन चलते हैं। अब आगे का जो भी जीवन है वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है।
अच्छा, तो तब से आप वृंदावन में ही? जी। कितने वर्षों से? 9 वर्ष हो गए मुझे वृंदावन में। 2016 में आया था तब मैं। से यहीं रियाज कर? जी जी जी। मुझे ये बताइए कि आज के प्रसंग में अगर हम देखें तो कथक जो नृत्य कला है उसकी कितनी मतलब एक्सेप्टेंस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कितना मानते हैं लोग और कितना करना चाहते हैं, कितना आतुर है इसको देखने के लिए? वैसे कहा जाए तो बहुत लोग देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं और करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं, पर एक थोड़ा सा जो बॉलीवुड कथक के नाम पे जो आजकल कार्य हो रहा है, लोगों को रुझान उधर की तरफ ज़्यादा है। पर चूंकि हमारा जो कथक है, ये शास्त्रीय नृत्य जो है, ये मंदिरों से ही इसका उद्गम हुआ है, ये मंदिरों से ही निकला है। पर अभी वो परंपरा थोड़ी थोड़ी विलुप्त हो रही। कई कई जगह बहुत अच्छे से होता है, वृंदावन भी होता है, सखियाँ नृत्य करती हैं और अयोध्या में भी होता है। पर बाकी शहरों में क्या है, बॉलीवुड कथक के नाम पे कथक हो रहा है, शुद्ध कथक भी हो रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे गुरु लोग हैं जो उसके लिए कर्मठ हैं, उसके लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। तो अभी के परिवेश में आधा आधा है, मतलब कथक के लिए हैं लोग, पर बॉलीवुड कथक के लिए ज़्यादा है। बॉलीवुड कथक के लिए इसलिए है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बॉलीवुड कथक को ज़्यादा दिखाता है। जी जी जी। और ये कोई जो है वो ज़्यादा उस तरफ जी जाते हैं। जी जी। तो हमारे चैनल की खासियत यही है कि हमने कैमराज रिवर्स कर दिए हैं। कैमरा आप लोगों की तरफ आ रहे हैं जो वाकई में कला, जो प्राचीन कला है, हमारी नृत्य कलाएं हैं, उनको आगे लेके जा रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कहना चाहेंगे? हम मीडिया से, हाँ, हम आपके चैनल के द्वारा मीडिया से ही कहना चाहेंगे कि देखिए, न्यूज़ तो ठीक है, आप जितने भी न्यूज़ दिखाते हैं, चलिए ठीक है, आपको चैनल चलाना है तो आप न्यूज़ दिखाते हैं, पर अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को भी उतना ही दिखाइए जितना आप बाकी चीज़ों को दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं दिखाओगे तो भारतीय कहाँ से आगे बढ़ेगा? बहुत सारे, इसलिए देखिए आज के समय में पंडित रविशंकर जी देश में क्यों नहीं थे, विदेश चले गए थे। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो देश में नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत दृढ़ निश्चयी थे जो देश में ही रह गए, जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब थे, गिरिजा देवी जी, किशन महाराज जी, ये लोग दृढ़ निश्चयी थे, लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो थोड़ा सा हमारे देश में संगीत बचा, क्योंकि डर था, ये सभी बड़े गुणी जनों का डर था। अब ये नहीं है तो संगीत के नाम पे कुछ भी करते हैं, फिल्मी कथक या कुछ भी जो भी है, फिल्मी संगीत जो भी, इसका एक उपशास्त्रीय पक्ष है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो इसका खूबसूरत, जो सबसे जरूरी जो इसका इनका पक्ष है वो है क्लासिकल, शुद्ध क्लासिकल गायन, वादन और नृत्य। उसके तरफ लोगों का रुझान है। इसके लिए मीडिया को बहुत काम करना पड़ेगा, उनको अपनी भारतीय संस्कृति के लिए उसकी न्यूज़ दिखानी पड़ेगी। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर लोग फिर वो जो कहते थे ना कि संगीत में एक शक्ति है कि हम निरोग हो जाते हैं, हाँ। हम मेंटल हेल्थ से हम बिल्कुल एकदम खुश हो जाते हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो फिल्मी संगीत से नहीं होगी, वो जब भी होगी क्लासिकल संगीत से होगी। तो उसके लिए आपको उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो आशीष जी, आपने परंपराओं की बात करी और गुरु की भी बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय में गुरु शिष्य परंपरा कितनी रेलेवेंट है, कितनी आपको लगता है कि वाकई में लोग गुरुओं को मानते हैं या फिर सीख के निकल जाते हैं अपने रास्ते पे, अपनी दिशा पे? मैं कहूँ तो नहीं मानते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि जिन भी गुरुओं से आपने जो भी सीखा है, आपका अपना दायित्व है उनके लिए ईमानदार रहना। बाकी तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा अभी कहीं ना कहीं विलुप्त होती सी नज़र आ रही है। अब इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी बोलेंगे कि अगर वो भी थोड़ा संरक्षित करे गुरुओं को ढूंढ के। अच्छा, आजकल लोग ढूंढना नहीं चाहते, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत फेमस है, बहुत नाम है, वो सही गुरु है, बाकी और जो जिनका नाम नहीं है, जो फेमस नहीं, वो गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। और हमारे क्षेत्र में कथक गुरुओं में महिलाओं का भी बहुत योगदान रहा है। जो महिला कलाकार रही हैं उनके तरफ सरकार का कोई दृष्टि नहीं, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे बनारस में और बहुत अलग अलग जगहों पे कलाकार हैं जिन्होंने बनारस को बहुत सम्मान दिलाए हैं, अवार्ड दिलाया है, पर आज वो 60 साल 80 साल की हैं, पर कोई उनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। ये बहुत अजीब लगता है मुझे देख के और सुन के, क्योंकि महिला कलाकार का संघर्ष सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो परिवार भी देखती है, घर भी देख रही है, बच्चे को भी देख रही है, सास ससुर को भी देख रही है, मैका भी देख रही है, ससुराल भी देख रही है, परफॉर्मेंस भी देख रही है, बच्चों को भी सिखा रही है। तो उनका बहुत योगदान है। बनारस में संगीता जी हैं, सरला जी हैं, मधु मिश्रा जी हैं, इलाहाबाद में उर्मिला शर्मा जी हैं, मुंबई में बहुत अच्छी रोशन कुमारी जी हैं, जो अब ज़्यादा जाती नहीं है, क्योंकि एक तकलीफ जो होती है ना, पहले के गुरु बड़े स्वाभिमानी थे, क्योंकि उन्होंने बड़े स्वाभिमान के साथ और बहुत लगन के साथ मेहनत की है।
पर लेकिन उनको ये लगता है कि जो हमसे नीचे स्तर पर है, मतलब वो हमारे लेवल तक भी नहीं पहुंचा पर उसको बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, तो एक तकलीफ होती है। अवार्ड के लिए नहीं कि होती कि गवर्नमेंट क्या देख रहा है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कलाकार जो अब अपनी दुनिया में हैं, पर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन और युवा पीढ़ी को अपने गुरुओं को सुनना पड़ेगा। उनके पास जो चीज़ें, उन्होंने जो अपनी निगाहों से जो पुराने गुरुओं को देखे हैं, जो उस समय उस परंपरा के रहे हैं, उनको तो हम लोग तो देख नहीं पाए, तो उनको हम उनकी दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो इसके लिए उनको संरक्षित करना पड़ेगा। तो इसमें गवर्नमेंट को, और मेरा सबसे ज़्यादा जो है न्यूज़, हाँ, चूंकि मैं बहुत सारे न्यूज़ वाले ऐसे जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको नकार देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि जो फिल्मी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने किसी ने ब्लैक पहना, किसी ने वाइट पहना, तो किसी ने वाइट पहन के ब्लैक को डाउन कर दिया, ये न्यूज़ बन सकती है। पर एक कलाकार जो बरसों से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से मेहनत कर रहा है, उसकी न्यूज़ नहीं बना सकते ये लोग, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी। मतलब जो आध्यात्मिकता को लेके चल रहा है, पुरानी परंपरा को लेके चल रहा है, उसकी अगर टीआरपी नहीं बनेगी तो आप न्यूज़ नहीं बनाओगे। ये क्या है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को ब्रॉड करिए। आप भी अपने चैनल को समझाइए कि जहाँ तक हम टीआरपी वाले न्यूज़ ला रहे हैं, तो हम थोड़ी क्लासिकल न्यूज़ भी तो लाएं, क्योंकि हमारी भारतीय संगीत परंपरा कैसे बचेगी? अब देखिए, उनसे अच्छे आप यहाँ फॉरेनर्स को देख लीजिए, आपके शरीर का एक अंग नहीं दिखेगा, वो इतने अच्छे से वो साड़ियाँ पहनती हैं। हमारे यहाँ वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वो क्लासिकल को एक्सेप्ट कर रही हैं, ये लोग वेस्टर्न को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना अलग माहौल हो गया है। तो सीखना पड़ेगा, अब तो फॉरेनर से सीखना पड़ेगा। हाँ, चाहे वो बहुत अच्छे से सीखते हैं वो, और बहुत दूर तक ले जाते हैं। बहुत सारे बिरजू महाराज जी की शागिर्दें रही हैं जो विदेशों में हैं, बड़ा ही सुंदर नाचती हैं, बहुत सुंदर, मतलब जवाब नहीं है उनका, क्योंकि वो लगन से काम करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सबको एकजुट होकर अपनी भारतीय संगीत, गायन, वादन, नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो ये आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ ऊपर से सिर्फ वही फिल्मों में जो क्लासिकल संगीत है वही दिखेगा। मैं खुद पत्रकार हूँ और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और शायद यही कारण है कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम ये चैनल को खोलेंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों को लाने का मकसद ये है, और सबसे बड़ी बात है, ये मेहनत का काम है। आजकल की पत्रकारिता आर्मचेयर जर्नलिज्म है। मैं अपने शो में ही ये खुल के बोल सकती हूँ, आर्मचेयर जर्नलिज्म, यानी कि आपने एक वायरल वीडियो देखा और उसके ऊपर आप वेबसाइट से लेके हर जगह स्टोरी कर देते हैं, और उसके अलावा जो रिपोर्टिंग है वो सब है, वो बिल्कुल डेड हो रही है। आज के समय में अगर आप दूरदर्शन शाम को देखेंगे तो अभी भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम सैटरडे या संडे ज़रूर आता है जिसमें क्लासिकल नृत्य होता है, कथक दिखाया जाता है, संगीत क्लासिकल दिखाया जाता है, फोक म्यूज़िक दिखाया जाता है। आज भी दूरदर्शन उस चीज़ को लेके आगे चल रहा है, जो कि बाकी चैनल्स को वाकई में ये दिखाने की ज़रूरत है, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है उससे जुड़ने की कोशिश करे। अब आजकल के वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सीधा ही बॉलीवुड डांस सिखाते हैं। इनफैक्ट मेरी डॉटर के स्कूल में जब वो आते हैं तो फिल्मों के जो गीत होते हैं उसका ही वो स्टेप्स कॉपी करते हैं, उसमें भी वो कुछ सिखा नहीं रहे हैं। हाँ। उसी के ही स्टेप्स वो कॉपी करते हैं और उसी को ही आगे लेके जो है सिखाते रहते हैं। तो कथक और भरतनाट्यम और ये जो नृत्य हैं, गीता चंदन जी भी हमसे एक बार मेरा उनसे रूबरू हुआ था, मैं उनसे यही बात करना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी ये कि जब तक आप क्लासिकल को सुनेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तो तब तक उसको रिजेक्ट करना गलत है। आप सुन के और मान के और जान के रिजेक्ट कीजिए, तब आप एक समझदार है, वरना आप मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने सीधे मंच पे हमारे कॉलेज में ये बात कही थी, तो मुझे आज तक वो बात याद है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो बॉलीवुड कथक आप जिसको कहते हैं और जो आपका कथक है जो आप फॉलो, उसमें फ़र्क क्या है? आपका कथक उससे कैसे अव्वल आता है? जो प्राचीन कला है उसका महत्व क्या है? उसके महत्व के बारे में बताइए, ताकि हम युवा पीढ़ी को तो दिशा दे सकें इस चैनल के द्वारा। जो हमारा जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, वो कहते हैं कि कथा कहे सो कथक कहावे। उसके हर चीज़ में आपको कुछ न कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होगी उससे। जीवन भी आपका सुधर सकता है। पर बॉलीवुड कथक क्या है कि फिल्मी गाने पे कथक करना ये तौहीन टाइप का है,
मतलब ठीक है कुछ स्टेप्स आप यूज कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल आपने कथक को कसरत बना दिया। ये कसरत नहीं है। महाराज जी हमेशा कहते थे कि हमारा जो पारंपरिक कथक है ना, उसकी एक रूपरेखा बनी हुई है कि हम विलंबित से शुरू करेंगे, फिर मध्य में जाएंगे, फिर द्रुत में जाएंगे। आप फिल्मों में देख लीजिए, वो स्टार्टिंग में फास्ट से होते हैं, पर नहीं, उसका एक दायरा है, उसका एक जगह बनी हुई है कि आप इस जगह पे इस चीज को कर सकते हैं, इस जगह पे इस चीज को कर सकते हैं। तभी तो जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा, आप ठाट और गत नहीं कर सकते, क्योंकि ठाट और गत आप तभी कर सकते हैं जबकि आपके अंदर सुकून होगा। ठाट और गत समझाइए। ठाट कथक नृत्य में खड़े होने का अंदाज। अच्छा। और गत हम लय की चाल, लय पे एक चाल चलते हैं, उसमें हम कोई भी एक मुद्रा ले लेते हैं, या बांसुरी की, या एक निकास की मुद्रा ले लिया, कोई मटकी ले लिया, या घूंघट ले लिया, उस पे हम उस पे चाल चलते हैं। वो द्रुत लय में होता है और उसकी चाल चलते हैं और फिर सम पर उसी मुद्रा में सम पर आते हैं। वाह। अच्छा आशीष जी, इसमें एक चीज़ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीखा था जब, तो रुद्र रूप भी कथक में होता है। हाँ, शिव तांडव। शिव तांडव। हाँ। शिव तांडव की कुछ मुद्राएं अगर आप हमें बैठे बैठे बता सकें। हाँ, जैसे हम लोग एक वो करते हैं, कवित्व करते, ओम डिमिक डिम, तो ओम डिमिक डिम डमरू बाजे, गिरि कैलाश शिखर पर साजे, डिमिक डिम ध्वनि मृदंग बाजे, शीश गंग अर्धंग विराजे, उमा रमा हरि सब सुर साजे, कर त्रिशूल डमरू शिव छम 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 चनन शिव छम 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 शिव छम छम छम, इस तरीके से है। बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताइए, आपके परिवार में जब आपने कथक करने का फैसला लिया, निर्णय लिया, क्या आपके परिवार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, क्योंकि पुरुष का नृत्य में जाना और ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। महिलाओं का तो होता ही था। क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं ना, मीरा जी जो है वो संगीत में गई, भक्ति में गई, तो इतना विरोध हो गया उनका। वैसे ही पुरुषों का भी होता ही होगा, क्योंकि हम लोग अपने कॉलेज की एक किस्सा आपको सुनाते हूँ। उसमें प्रिंसिपल सर भड़क गए, क्योंकि एक लड़की ने लड़के का नृत्य फॉर्म लिया और उसने वो किया। नृत्य तो नृत्य है जी, चाहे एक लड़की लड़का। पुराने समय में पुरुष लोग भी लड़की बन के नृत्य करते थे। पुराने समय में, क्योंकि घर से जाने नहीं दिया जाता था, तो जैसा समय था वैसा उन लोगों ने कार्य किया। तो आपके परिवार में कितनी निराशा हुई थी? निराशा दादाजी को थोड़ा दिक्कत थी, बाकी मम्मी पापा तो कुछ ऐसा नहीं बोलते थे। और दादी को बहुत शौक था, दादी की बहन है आरती सिंह, उनको बहुत शौक था। तो मेरा जो शुरुआत हुई वो बचपन में, मैं लोकगीत है एक, जिभिया करे चटापट जलेबा लेते हैं ना, तो बचपन में जब मैं छोटा सा था तो वो दादी गाना गाती थी, दादी की बहन, तो बोलती चल, मतलब भोजपुरी में, चल अंशुआ नाच। तो फिर उसी पे मैं नृत्य करता था। तो मेरे अंदर एक जो लोच है और एक जो थोड़ा सा वो रस था, जो मुझे लोक संगीत से ही आया है, क्योंकि हमारा जो बनारस यूपी है वो बिल्कुल लोक संगीत के लिए तो अपना यूपी पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ गांव में चंदौली में एक बहुत बड़ा शिवरात्रि का मेला होता था, तो उसी मेले से मेरी शुरुआत हुई है। और मैं घरों में, बिल्कुल गाँव में लोग झूम लगा लेते चारों तरफ, बीच में मैं और मेरी दादी, वो ढोलक पे, ऐसे ही ढोलक पे गाना गाती थी और मैं नृत्य करता था। उसके बाद थोड़ा संभला, तो फिर थोड़ा रोज था, राजपूत फैमिली से हूँ तो रोज था। मैं समझ गया, राजपूतों में, हाँ राजपूतों में रोज था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के अनुसार जब मैं करने लगा, फिर आगे ले जाने लगा, तो लोग धीरे धीरे फिर थोड़ा स्वभाव बदला, लोगों का प्रेम मिलने लगा, तो सब अच्छा हो गया। अच्छा, आपने मीराबाई के मंदिर को ही क्यों चुना अपना रियाज करने के लिए? यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जो सुकून मिलता है, और मतलब एक तो भक्त थी मैं, मीराबाई जो तो हम नहीं हो सकते, पर उन्होंने जो इस जगह पे जो भक्ति की है ना, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो मुझे रियाज के लिए सबसे अच्छी जगह ये लगी कि मीराबाई जी ने भी घुंघरू बांधे थे और लोक लाज सब भूल गई थी। मुझे भी यहाँ भी कभी कभी लोग 10 रुपये ऐसे 20 रुपये देते, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है ये आशीर्वाद है ये, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और अपना रियाज करता हूँ। लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, बस ऐसे ही। और 2016 में जब मैं आया ना, तो मैं कई जगह दर्शन करने गया, मुझे ये जगह ज़्यादा आकर्षित की, और बाबा का बड़ा ही प्रेम था। आज बाबा नहीं है, आप इस मामले में मैं आपको भाग्यशाली नहीं मानता। बाबा होते तो आपको बहुत और सारी चीज़ें आपको जानने को प्राप्त होती। तो जब मैं आया 2016 में, तो मुझे ये जगह आकर्षित की और फिर मैंने यहीं से रियाज शुरू किया। फिर आज 9 साल हो गए, आपके सामने हूँ मैं। आप यहीं रियाज करते हैं? हाँ जी, रोज। तो मतलब आपका जो है अध्यात्म स्तर एक तरह से जी यहाँ पे रियाज करने से बढ़ा है। कथक की जो प्राचीन परंपरा थी वो मंदिरों से शुरू हुई थी, तो मेरा ये सोच है कि जो मंदिरों से परंपरा शुरू हुई, मंदिरों पे ही
खत्म होनी चाहिए। खत्म तो कभी नहीं होगी, खत्म तो नहीं होगी, लेकिन इसका एक जो मंदिरों का जो स्वरूप रहा है वो रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग अपना शो भी खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें आज की युवा पीढ़ी को या देश को या समाज को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जो भी विद्यार्थी हैं अपने गुरु के साथ साथ दूसरे गुरुओं का भी सम्मान करें, और सब ने मेहनत की है एक समान। और जो भी कॉलेजेस वगैरह में बच्चे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसके पहले जो बचपन से जहाँ वो कथक सीखते हैं, ता थे थे तत आ थे थे तत, उन गुरुओं का भी बहुत योगदान है। ठीक है, हम मानते हैं उनका बहुत नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके अंदर जो एक बीजारोपण है उन्होंने ही किया है, इसलिए उनका सम्मान और उनके प्रति जो आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए वो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा रहनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी सीखिए। और आशीष जी को टू बी कंटिन्यूड में मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं 1 साल कथक सीखने के बाद ये अपना अनुभव बता सकती हूँ कि मेरे पास म्यूज़िक था, रिदम था, डांस भी कुछ कुछ था, लेकिन जब मैंने कथक सीखा, मुझे ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरी माँ ने जब कथक सिखाया, तो आपका जो हाथ ऐसे स्टिफ होते हैं ना डांस में, तो आपके हैंड मूवमेंट्स उसमें इतनी सॉफ्टनेस आ गई थी मेरे डांस में कि मेरी एक्सेप्टेंस डबल मेरे स्कूल में हो गई थी कि ये एक स्टूडेंट है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रिजेक्शन के बाद जब मैंने अपना कथक का टेस्ट दिया दोबारा से स्कूल में, तो मुझे उन्होंने सरस्वती बना दिया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद ये एक और संदेश है, शायद आजकल के यंगस्टर्स जो हैं इस तरफ आप लोग मुड़िए और आशीष जी जैसे कलाकारों को इंस्पायर हुई है इनसे, और इनको देखिए कि ये कितने लेवल तक मेहनत करते हैं। इसलिए हम भी इतने दूर से आपको रिकॉर्ड करने आए हैं, और जन्माष्टमी पे हम भी कुछ स्पेशल दिखाना चाहते थे, इसलिए हमारा ये निर्णय था कि इस बार मीरा को कोई नहीं दिखाता, तो हम इस बार मीराबाई के मंदिर में आके आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं, और आशीष जी चाहेंगे कि आप बार बार हमारे चैनल पे दिखें और आते रहें। बिल्कुल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करिए बेल बटन भी, और हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन भी। थैंक यू।